हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी पर मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपनी मॉडल पेपर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपने मॉडल पेपर नंबर 3 को हल करने वाले हैं और बढ़िया शानदार तरीके से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस है वो आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अब बात करें अपने इस पेपर की पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, तो इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। वहाँ पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो और अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उसके बाद में अपनी इस क्लास को शुरू करो ताकि आपको अपने पेपर को समझने में आसानी रहेगी। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का पेपर। और पेपर मैंने बता दिया कौन सा पढ़ने वाले हैं, पेपर नंबर 3। अरे यहाँ पे 2 कैसे लिखा है? नहीं, ये अपना पेपर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। अब इस पेपर में मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इतने समय का होने वाला, इतना अंक होने वाला, क्योंकि हमने बहुत बातें कर ली अपने पीछे के दोनों पेपर्स में। इसके अलावा मैंने जो अपने एग्जाम पेपर से समझाए थे PYQs, उसमें भी बातें कर ली थी। हम अपने चलते हैं सीधे सेक्शन ए में। सेक्शन ए की बात करें अपने पास, तो सेक्शन ए में आपके पास 18 क्वेश्चंस होने वाले हैं, आधे आधे अंक के होने वाले हैं, यानी कुल अंक हो गए आपके पास 9। तो ये जो क्वेश्चंस है वो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हैं आप लोगों के लिए। तीसरा अपने पास मॉडल पेपर शुरू हो गया है, इसका मतलब है 50 से ऊपर क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। दूसरे मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट क्लास भी अपलोड कर रखी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, वो भी देख सकते हो। तो चलो ये क्वेश्चंस है ना अपने थोड़ी सी फास्ट गति से करेंगे, क्योंकि अपने को पेपर है 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय। अरे बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। अब ये उत्तर पुस्तिका का में कैसे करना होता है वो मैं लास्ट वाले पेपर में समझाऊंगा, अपने 5वें पेपर में। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? नहीं है भाई। तो देखो, क्षेत्रीय विविधन है, स्नातक संगठन है, मात्रात्मक क्रांति और अन्वेषण और विवरण। तो इसमें मात्रात्मक क्रांति है, ये नहीं है। बाकी तीनों आपके पास क्या मानव भूगोल के उपागम है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या विश्व में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? भाई आप सभी जानते हो, जो जितना पिछड़ा हुआ होता है उसकी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर उतनी अधिक होती है। ये मैंने अपनी क्लास में भी समझाया। तो ये आपके पास कहाँ है? एशिया। एशिया में आप आप एशिया नहीं रहे, ऑप्शन बोल रहा हूँ, अफ्रीका बोल, ऐसे सोच मत लेना गुरुजी के बोल रहा हूँ। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या है, वृद्धि दर वो सबसे अधिक है, क्योंकि वो अभी भी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? मैंने क्लास में बताया था कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पे खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है अधिक। तो कहां पे है? हाँ, ये खट्टे फलों का उत्पादन हो सकता है, खट्टे रसदार फलों का उत्पादन भी हो सकता है। किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों का, अंगूर की खेती का उत्पादन की जाती है? दोनों सेम क्वेश्चन है भाई, बस पूछने का अलग तरीका है। मिश्रित कृषि अलग है, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि और डेयरी कृषि। तो इसमें आपके पास हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि, जो मैंने आपको समझाया था भाई, अपनी क्लास में भी समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रखा है? नेक्स्ट आ रखा है मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें देखो, जीन गोटमैन है, पैट्रिक गिडीज है, लुइस मम्फोर्ड है, मार्क जेफरसन है। तो ये इन्होंने किया है भाई, जीन गोटमैन ने अपने पास मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया। सर क्या शब्द है ये? अच्छा, ये पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक होती है, अटलांटिक और हिंद होता है, हिंद और प्रशांत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये नहीं है, इसको मत कर देना रे, कहीं मैं निशान लगाऊं और आप कर दो। नहीं, ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर। इसके बाद में भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपके पास ओडिशा आ जाएगा, यानी बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर क्या होता है सर? अरे पर्यटन नगर की बात करें तो जहाँ पे बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो पुष्कर बहुत जाते हैं लोग, जाते कि नहीं जाते? तो वो पर्यटन स्थल है। तो इनमें से आपको बताना है,
इनमें से बताएंगे तो नैनीताल है, भिलाई है, रुड़की है, विशाखापट्टनम है, तो ये तो बंदरगाह है, ये अपने पास औद्योगिक क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। नैनीताल जो है ये आपके पास कौन सा पर्यटन क्षेत्र है, नैनीताल है रे, पर्यटन क्षेत्र नैनीताल है। नेक्स्ट क्या आ रखा है, नेक्स्ट आ रखा है आप लोगों के पास सतत पोषणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैं इसकी बात अपनी चैप्टर में भी की थी मैंने, कि अपनी 11th क्लास की इंग्लिश जब पढ़ी थी हमने तो वहाँ पे भी आया था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में बात करें, केवल वर्तमान का विकास नहीं होता, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण होता है। यानी कहने का मतलब होता है भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों के खपत को देखते हुए वर्तमान में उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए, ये होता है अपने पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा। भारत में पहली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग किस वर्ष शुरू हुई, तो 1923 में हुई थी, 1923 1923 में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, किस फसल के को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है भारत में हम जूट को क्या है, भारत में हम जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था, तो जाहिर सी बात है 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी बने थे, उसके बाद में 2015 में उन्होंने शुरू किया था स्मार्ट सिटी का एक लक्ष्य रखा था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे 2015 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतड़ी राजस्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जाहिर सी बात है सभी जानते हैं तांबे के लिए है, तो तांबा यहाँ से बहुत निकलता है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थक क्रियाकलाप है। चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है, सूचनाओं को संग्रहण करना होता है, उच्च स्तरीय जो अपने पास कंप्यूटर से संबंधित जो भाषाएं वगैरह होती है, उच्च ज्ञान जो होता है। तो मछली पकड़ना प्राथमिक है, सूचना शोध और अनुसंधान आ जाता है, कपड़ा बुनना नहीं होता है, व्यापार नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा सूचना शोध और अनुसंधान। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, सबसे दक्षिण में आप जानते हो भाई कहाँ, तूतीकोरिन आता है, कहाँ, ये अपने पास भारत में इस तरफ से आता है तूतीकोरिन, ये दक्षिणतम है भाई अपने पास। नेक्स्ट बात करें तो अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है वृक्ष लगाओ, अपने पास वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और क्या हो जाएगा अपने पास ये अपरदन को भी रोकता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है, ये प्रश्न अपने पास रिवाइज हो चुका है भाई, कोई बात नहीं है तो ये आपके पास ब्रह्मपुत्र पे होता है, और अगर कोई पूछे पहला तो पहला गंगा नदी पर आता है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है। गैर धात्विक खनिज का मतलब जो धातु नहीं है, तो देखो लोहा धातु है, तांबा धातु है, सोना धातु है, अब्रक जो है वो अपने पास धातु नहीं है, क्या नहीं है, अब्रक है, वो धातु नहीं है, ये अब्रक नहीं है, ये अब्रक है ना, अब्रक ये है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई, 1995 में हुई थी। इसके बाद ये यहाँ पे 19 हो गए, कोई बात नहीं रहे, एक एक्स्ट्रा ही है। हाँ अब बात करें दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपके पास रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 10 प्रश्न होने वाले हैं, 5 अंक के होने वाले हैं। इसमें बात करें तो क्या दिया हुआ देखो, हाँ मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, तो ये लिख देना भाई इसमें। विश्व का सबसे बड़ा रेल तंत्र देश में पाया जाता है कौन से देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में, शॉर्ट में लिख देता हूं भाई। इसके बाद में भारत में सुनहरा रेशो कहा जाता है जूट को, ये 2 बार हो गया है ना, 2 बार अपने ऑब्जेक्टिव में भी आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है लोहा अयस्क की, क्या है भाई, लोहा अयस्क की सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है, तो लोहा की सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है मैग्नेटाइट को, किसको मानी जाती है भाई, मैग्नेटाइट को मानी जाती है, ये होता है। नेक्स्ट है जल संरक्षण हेतु अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राज्य में चलाया गया, कौन से में, तो ये आपके पास है राजस्थान राज्य में, अपने ही राज्य में चलाया गया है ना, तो ये अपने ही नाम नहीं जानेंगे, सही लिखा ना, अपने ही नाम नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा आउटसोर्सिंग मुख्य रूप से क्रियाकलाप का हिस्सा है, तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, ये चतुर्थक क्रियाकलाप का होता है भाई, तृतीयक और चतुर्थक है ना, तो मैं यहाँ पे चतुर्थक लिख देता हूँ, चतुर्थक क्रियाकलाप, जो चतुर्थक क्रियाएं होती है आउटसोर्सिंग उसमें शामिल होती है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई, तो ये आपके पास सिक्किम है, क्या है भाई, ये 2 क आते हैं भाई इसमें, है ना, 2 क लिखेंगे अपन भी,
सिक्किम, ये देख लेना, ये क्या आता है, ये क्या आता है मुझे नहीं, आप देख लेना, मैंने बता दिया भाई सिक्किम, आप देख लेना, सही कर लेना। हाँ गुरुजी गलत करो थे, अरे मैं नहीं गलत करता। नेक्स्ट बात करें तो आता है देश को सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र माना जाता है, तो किसको, बेंगलुरु को माना जाता है। बेंगलुरु जो होता है वो यही है, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है भाई यहाँ पे। इसके बाद भारत में पहली रेडियो ब्रॉडकास्ट, अरे ये 1923 में दोबारा रिवाइज हो गया, ये रिवाइज नहीं होने चाहिए थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, ये झूमिंग के नाम से जानते हैं, तो ये हो जाते हैं रिक्त स्थान वाले। अब बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि संख्या में 9 होने वाले हैं और एक एक अंक का होने वाला है, तो ये भी बता देते हैं थोड़ी सी। अब अपने पास क्या है, देखो आंसर मैंने साथ में बता दिया, क्या है, पशुचारण से क्या तात्पर्य है ना, पशुचारण क्या होता है, पशुओं को चराना। तो इसमें देखो बात करते हैं, यह जीवन निर्वाह का वह तरीका जिसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, उसे पशुचारण कहते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है जनसंख्या। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से क्या अभिप्राय है, तो मैंने बताया था जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से मरने वालों की संख्या घटा देते हैं, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से होने वाली वृद्धि को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ये भाषा लिखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट, प्रवास के किन्हीं 2 खिंचाव कारकों को लिखना है भाई। तो अपने पास प्रवास के 2 कारक बता देता हूँ भाई। अगर कहीं पे सुविधा नहीं है तो है, कहीं पे शिक्षा नहीं है तो है, कहीं पे रोजगार नहीं है, तो कुछ भी बता सकते हो कि जहाँ से। तो देखो अपने पास क्या, काम के बेहतर अवसर और बेहतर जीवन स्तर सुविधाएं, अगर ये दोनों नहीं है तो वहाँ पे ये मान के चलो आपको पुश फैक्टर होता है, और अगर ये जहाँ पे है तो वो पुल फैक्टर हो जाता है। अच्छा, ट्रक फार्मिंग क्या होती है रे, ये मैंने अपनी बात करी थी कहाँ पे सर, पीछे पे, तो ये अपनी चैप्टर में बात करी थी कि ट्रक फार्मिंग कौन सी होती है, कि ये मान के चलो कोई सब्जी ऐसी उगाई जाती है जो कि 12 घंटे में अगर शहर नहीं पहुंची या कहीं उस गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंची तो वो खराब हो जाएगी, तो उसे कहते हैं। तो वह कृषि जिसमें साग सब्जियां उगाई जाती हैं और जिन्हें रात भर में ट्रक द्वारा पास के नगरीय बाजारों तक पहुंचा दिया जाता है, उसे ट्रक कृषि कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ये हो जाता है आप लोगों के पास। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास आता है बाजारू सब्जी कृषि किसे कहते हैं, तो ये भी वही बात है जो ट्रक कृषि से संबंधित होता है। इसमें बात करें तो अधिक लाभ के लिए नगरीय क्षेत्रों के समीप गहन रूप से सब्जियों और फलों को उगाने की विधि बाजारू सब्जी कृषि कहलाती है। अब बात करते हैं भारत में उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देखो अगर कोई राज्य पूछे तो बिहार है, और अगर केंद्र शासित राज्य पूछे तो वो आपके पास दिल्ली होता है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ का जन घनत्व सबसे अधिक, बहुत ज्यादा भाई। 2011 के अनुसार यहाँ पे 13,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं भाई। इसके बाद पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, पवन ऊर्जा के मामले में तो तमिलनाडु है। तो उत्तर कैसे लिखोगे, पवन ऊर्जा के मामले में तमिलनाडु राज्य सबसे अग्रणी है। अच्छा, यूरोप के किन देशों में सहकारी कृषि सबसे सफल रही है भाई, तो देखो डेनमार्क है, बेल्जियम और नीदरलैंड है। ध्यान रखना भाई, इन तीनों के रिक्त स्थान वाले भी आ सकते हैं। नमामि गंगे योजना का एक मुख्य उद्देश्य गंगा की सफाई करना भी है भाई, तो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं खंड ब यानी सेक्शन बी की बात करें तो 50 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें भी बढ़िया प्रश्न है अपने पास। देखो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, कितने अंक का है, 2 अंक का है क्या ये, अभी देख लेते हैं। नहीं, 1.5 अंक का है, 1.5 अंक का है, तो 50 शब्दों में अपन दे देंगे उत्तर, चिंता मत करो। तो क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है भाई, सब जाहिर सी बात है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर मानवीय तत्वों के वितरण और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सांस्कृतिक वातावरण और कृषि, उद्योग व व्यापार जैसे आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में ये सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के बीच एक सेतु का कार्य करता है। कौन, मानव भूगोल। इसके बाद ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कोई 3 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंतर लिखने हैं, तो जाहिर सी बात है, लो ये आप अपने सामने ही है, मैं पढ़ के बता देता हूँ ना। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कोई 3 मुख्य अंतर कौन से निम्नलिखित हैं।
आर्थिक क्रिया की बात करें तो ग्रामीण बस्तियों के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि पशुपालन में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक और तृतीय क्रियाओं उद्योग व सेवाएं की प्रधानता होती है। ये होता है पहला अंतर। दूसरा, जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व कम होता है, जबकि नगरों का ये बहुत अधिक होता है। बात करें जीवन शैली की तो ग्रामीण जीवन शैली सरल है भाई, बहुत ही सरल स्वभाव में जीते हैं, सुबह उठते हैं, मस्ती से रहते हैं, और शहर पारंपरिक होता है, जबकि नगरीय जीवन आधुनिक, जटिल और गतिशील होता है। ये अपने पास जीवन शैली में अंतर होता है ग्रामीण और नगरीय में। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है खनन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। खनन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन से हैं? देखो, खनन की सुगमता और लाभप्रदता मुख्य रूप से भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। इनमें खनिज निक्षेपों का आकार, उनकी गहराई और खनिज की श्रेणी या गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि खनिज धरातल के पास और उच्च श्रेणी का है तो खनन सस्ता और आसान होता है। इसके अतिरिक्त भूगर्भीय अवस्थाएं और जल की उपस्थिति भी खनन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ये होता है। तो ये अपने पास 1.5 अंक का, तो अपन इतना ही करेंगे, बड़ा होता तो बड़ा करवा देते। अच्छा, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के क्या उद्देश्य थे भाई, है ना, क्या उद्देश्य है स्मार्ट सिटी बनाने के, अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले। तो देखो, स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ और सतत वातावरण प्रदान करते हैं। इनका लक्ष्य नागरिकों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए स्मार्ट समाधानों जैसे ई गवर्नेंस है, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन है और सुरक्षित परिवहन है का उपयोग करना है। यह मिशन आर्थिक विकास को गति देने और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये हो जाता है अपनी। ये अगर आप कहोगे कि सर जल्दी पढ़ा रहे हो, है ना, जैसा कि मेरे पास आए कुछ एक कमेंट, तो कह रहे हैं सर जल्दी पढ़ा रहे हो। ये जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आधे घंटे में अपना पेपर कंप्लीट हो जाए। पढ़ोगे, सुनोगे ना मेरी बात, तो याद होता चलेगा साथ में, है ना। और अगर आप लिख कर याद करना चाहोगे तो समय लगेगा। तो इसकी जो अपने पास सॉल्व्ड PDF है वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे भाई। पाइपलाइन परिवहन के किन्हीं 2 लाभों और हानियों का वर्णन करें। मेरा पढ़ाया हुआ है चैप्टर में भाई। देखो, यह तरल और गैसीय, लाभ की बात करें पहले तो यह तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन है, सबसे पहला तो। दूसरी बात करें तो इसे दुर्गम क्षेत्रों और पानी के भीतर भी बिछाया जा सकता है, जिससे निरंतर आपूर्ति बनी रहती है। ये तो हो गए 2 लाभ। अब इसकी 2 हानियां बताएं तो हानियां में क्या है, पाइप बिछाने की शुरुआती लागत बहुत अधिक होती है, यानी पाइपलाइन जब बिछाते हैं तो वो बहुत खर्चा होता है। रिसाव की बात करें का पता लगाना और उसकी मरम्मत करना कठिन कार्य होता है, यानी कहीं पाइप में रिसाव भी हो सकता है, छेद भी हो सकता है, तो उसका पता लगाना थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में मुख्य अंतर क्या है? शुष्क कृषि सूखे क्षेत्रों में, आर्द्र कृषि आप कहोगे गीले क्षेत्रों में, नहीं, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। देखो, शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, जैसे राजस्थान। यहाँ रागी और बाजरा जैसी कम पानी वाली फसलें उगाई जाती है। इसके विपरीत आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां पर्याप्त वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जैसे पश्चिमी बंगाल। यहाँ चावल, जूट जैसी अधिक पानी वाली फसलें उगाई जाती है। ये हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्या कह रहा है, वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 2 आधुनिक विधियों का उल्लेख कीजिए। वर्षा संरक्षण आप जानते हो कैसे करना होता है। तो सबसे पहले छत जल संग्रहण की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इमारतों की छतों पर गिरने वाले पानी को, वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से टैंकों या भूमिगत कुओं में एकत्रित किया जाता है। पहला। पुनर्भरण कुएं, वर्षा जल को फिल्टर करके सीधे भूजल स्तर तक पहुंचाया जाता है ताकि भविष्य में नलकूपों के माध्यम से उसका उपयोग किया जा सके, और यह जल संकट को दूर करने का एक प्रभावी तकनीक है। ये हो जाती है करने की। ये रहे का बोल दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। ये लो सुझाव हमारे पास है भाई। आधारभूत संरचना का विकास, पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क, रेल और हवाई यातायात को बेहतर बनाने के साथ साथ वहां विश्व स्तरीय आवास और सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग, भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासतों और प्राकृतिक सुंदरता का वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया और डिजिटल अभियानों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए। हो जाएगा। सुझाव बहुत है अपने पास। अच्छा, अपने पास सेक्शन सी की बात करें तो 100 शब्दों में उत्तर देने हैं और 3 अंक के हैं, 3 प्रश्न हैं, तीनों कर लेते हैं।
पहला क्या है? पहला मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मिश्रित कृषि, देखो मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में प्रचलित है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसकी विशेषताएं थोड़ी बड़ी है, तो देख लेते हैं क्या है। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं, चलो था हम यहाँ क्या है, देखो दोहरा उद्देश्य है। इस कृषि पद्धति में फसल उगाने और पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है। किसान केवल अनाज ही नहीं उगाते बल्कि दूध, मांस और ऊन के लिए पशु भी पालते हैं। पहला, फसलें, इसमें गेहूं, जौ, राई, जई और मक्का के साथ साथ चारे की फसलें प्रमुखता से उगाई जाती है। चारे की फसलें पशुओं के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। दोनों। नेक्स्ट बात करें मृदा प्रबंधन। भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र और अंतः फसली कृषि का कुशलता से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो उच्च निवेश की बात कर लेते हैं। इसमें आधुनिक मशीनों, उर्वरकों, उन्नत बीजों और पशुओं की देखभाल के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो विकसित क्षेत्र में यह पद्धति मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के कुछ भागों में पाई जाती है। ये अपने पास क्या हो जाता है, मिश्रित कृषि के क्या है, मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन अपन ने बात कर ली भाई। अथवा में बात करें इसके, तो अथवा में क्या है, डेयरी कृषि के महत्व और उसके प्रमुख क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। इसकी भी कर लेते हैं भाई, व्याख्या तो करनी है, कर देते हैं। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के साथ के क्या है, डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन पोषण की सर्वाधिक उन्नत और कुशल प्रकार है। इसके बाद में महत्व क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे मक्खन, पनीर का उत्पादन करना है। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह कृषि सघन श्रम की मांग करती है क्योंकि पशुओं को चराने, दूध निकालने और उनकी देखभाल के लिए वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के पास स्थित होने के कारण यहाँ ताजे दूध की खपत और बाजार की उपलब्धता निरंतर बनी रहती है। यह आ जाता है इसका महत्व है। अब बात करें इसके प्रमुख क्षेत्र के बारे में, तो प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रमुख क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यह सबसे बड़ा और सबसे विकसित क्षेत्र है। कनाडा, यहाँ डेयरी उद्योग आधुनिक तकनीक पर आधारित है। और न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, यहाँ विस्तृत चारागाहों के कारण डेयरी फार्मिंग अत्यधिक सफल रही है या सफल है। ये हो जाता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में बात करें तो देखो भारत में क्या है, हाँ, कपास भारत की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक हैं। कौन सी आवश्यक है, देखो तापमान की बात करें तो कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसमें 21 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद फसल पकने के समय आकाश साफ और खिली हुई धूप होनी चाहिए। पहले तो ये है जरूरी। दूसरी है पालने से सुरक्षा। पाला जानते हो, मतलब जब अपनी सर्दी पड़ती है तो बर्फ जम जाती है ना वो, तो कपास की खेती के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिनों का होना अनिवार्य है। पाला रहित होने चाहिए। इसके बाद में बात करें वर्षा के बारे में, तो वर्षा क्या है, इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता से इसे उगाया जाता है। मृदा की बात करें तो गहरी काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी जिसको कहते हैं, जो नमी को सोखने की क्षमता रखती है, कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। दक्कन का पठार इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। याद रखना भाई, दक्कन का पठार किसके लिए, कपास के लिए। नेक्स्ट बात करें श्रम की बात करें तो कपास की चुनाई के लिए सस्ते और कुशल मानवीय श्रम की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये हो जाता है आपके पास कपास। इसके अथवा में बात करें तो भारत में लौह अयस्क के वितरण और प्रकारों को समझाइए भाई। इसके बात कर लेते हैं। देखो लौह अयस्क आधुनिक सभ्यता और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में इसके प्रमुख विकास प्रकार और वितरण इस प्रकार हैं। इसके बारे में बात करें तो अयस्क के प्रकार की बात करें, भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के अयस्क मिलते हैं। मैग्नेटाइट 70% लोहांश वाला सर्वोत्तम काला अयस्क होता है और हेमेटाइट 60 से 70 लोहांश वाला लाल अयस्क और औद्योगिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये हो जाता है। इसके बाद ओडिशा, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। किसमें, लोहा अयस्क में। यहाँ मयूरभंज और झार की पहाड़ियों में उच्च कोटि का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। बढ़िया। छत्तीसगढ़, यहाँ के बस्तर जिले की बेलाडीला खदानें अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जहाँ से लोहा विशाखापत्तनम पत्तन के माध्यम से निर्यात भी किया जाता है।
कर्नाटक की बात करें, यहाँ चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख में विशाल भंडार मौजूद है। झारखंड की बात करें, यहाँ नोआ मुंडी और गुआ प्रमुख खदानें हैं। तो ये अपने पास आते हैं वो क्षेत्र जहाँ पे लोहा अयस्क मिलता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्या है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश से डालिए। तो देखो बात करते हैं सतत पोषणीयता के बारे में। प्रश्न, सतत पोषणीय विकास का मुख्य उद्देश्य वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना है। मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले। देखो इसकी संकल्पना की बात करें तो क्या कह रहा है ये संकल्पना क्या कर रही है, यह अवधारणा केवल आर्थिक प्रगति नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता का संतुलन है। यह सिखाता है कि हम प्रकृति का उपयोग उपभोक्ता की तरह नहीं बल्कि संरक्षक की तरह करें, ये सिखाता है हमें। महत्व की बात करें तो महत्व में क्या रखा है, संसाधन संरक्षण। सबसे पहले तो बात करें कोयला, पेट्रोलियम और खनिजों जैसे सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देता है। सबसे पहले पारिस्थितिक संतुलन की बात करते हैं, यह प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता को बचाने में मदद करता है। नंबर 3 नीचे कर लेना भाई, ये मानव कल्याण, इसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित ना रहकर आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। ये 3 नंबर नीचे करना है ना, आप अपनी तरफ से कर सकते हो, मुझे पता है। अब इसके अथवा में देखें तो अथवा में कौन सा प्रश्न दिया है मैंने, भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण और उनके निवारण के उपायों की समीक्षा कीजिए। देखो आ सकता है प्रश्न, तो मैंने बना दिया भाई, क्योंकि प्रश्न अब सारे आ गए अपनी किताबों से। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गई है जो स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी दोनों को प्रभावित करती है। इसके मुख्य कारण बताएं तो देखो अपने पास इसमें आप लिख सकते हो भाई, देखो औद्योगिकीकरण, इसमें अपने पास ये क्या हो गया, ये गैसों के नाम है भाई, है ना, तो ये बता देता हूँ। इसमें उद्योगों एवं चिमनियों से निकलने वाले जहरीला धुआं और हानिकारक गैसें, अपने पास SO4 होती है और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये गैसों के नाम लिख देना भाई, मुख्य कारण है। वाहनों का उत्सर्जन, शहरों में बढ़ती वाहनों की संख्या से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को प्रदूषित करता है, ये भी बात कर सकते हो। कृषि अवशेष, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाना वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है, यानी पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाते हैं ये मुख्य कारण होता है पॉल्यूशन का। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो खाना पकाने और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले और लकड़ी का दहन भी क्या करता है, इसका कारण होता है। निवारण के उपाय बताएं तो इसके कौन से होते हैं, देखो निवारण के ये होते हैं स्वच्छ ईंधन का उपयोग, CNG, अपने पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, LPG जैसे स्वच्छ ईंधनों का बढ़ावा देना होता है। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो। वृक्षारोपण की बात करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाना जो कार्बन सोखने का काम करते हैं। कठोर नियम की बात करें तो औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को सख्ती से लागू करना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना होता है, ये इसके उपाय होते हैं। अब चलते हैं अपने सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में चले तो आपको निबंधात्मक प्रश्न करने हैं, 150 शब्दों में उत्तर देने हैं, 4 अंक का 2 प्रश्न है भाई। इसमें बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है, हाँ, पनामा नहर और सुएज नहर का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये बना देते हैं भाई। देखो पनामा और सुएज नहरें विश्व व्यापार की 2 प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण धमनियां हैं जो समुद्री दूरियों को कम करती हैं, सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले बात करें दोनों के बारे में, एक साथ चलते चलेंगे भाई। स्थिति की बात करें तो सुएज नहर मिस्र में स्थित है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा नहर जलडमरू में स्थित है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। निर्माण की बात करें तो सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। यह एक खुली नहर है जिसमें जलबंधक लोक नहीं है। खुले जलबंधक लोक कौन से होते हैं मैंने समझाया भाई पहले। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी लोक प्रणाली है जिसमें जहाजों को समुद्र तल से ऊपर उठाकर निकाला जाता है। ये मैंने समझाया भाई, बाद में समझाऊंगा, अभी पेपर में नहीं। महत्व, सुएज नहर यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया को बीच की दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर कम कर देती है। कितनी कम करती है देखो। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों को बीच की दूरी को कम करती है जिससे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की यात्रा सुगम हो गई है। व्यापार की बात करें तो सुएज नहर से तेल और औद्योगिक सामान का बाहरी व्यापार होता है जबकि पनामा नहर अनाज, खनिज और विनिर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाता है अपने पास पनामा और सुएज नहर।
इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, इसके अथवा में दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख प्रवेश द्वारों यानी पतनों का पतन यानी बंदरगाहों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैंने लिखी हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री पतनों को व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी पतन जो होते हैं प्रवेश द्वार होते हैं दुनिया के एक दूसरे देश में। दुनिया का लगभग 90% से अधिक व्यापार इन्हीं मार्गों से होता है। इन पतनों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार से समझा जा सकता है। आप देख लेना, मैंने आधार बोल दिया है। हाँ, पतनों का मुख्य कार्य पतन वे स्थान है जहाँ समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग मिलते हैं। यहाँ जहाज़ों से सामान उतारा और चढ़ाया जाता है। ये न केवल व्यापार के केंद्र बल्कि भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा भी प्रदान करते हैं। पहला, अच्छा, स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करें तो इनका आता है अंतर्देशीय पतन। मैंने बताया था, अपने चैप्टर में ही बताया था भाई। ये समुद्र तट से दूर नदियों या नहरों के किनारे स्थित होते हैं और गहरे समुद्र से जुड़े होते हैं, जिन्हें कोलकाता जैसे कोलकाता हुगली नदी पर, मैनचेस्टर नहर पर है। बाह्य पतन की बात करें, गहरे जल के पतन होते हैं जो मुख्य रूप पतन से दूर बनाए जाते हैं ताकि बड़े जहाज वहाँ रुक सके, जैसे एथेंस है, यूनान का पिरेयस क्षेत्र। अपन ने अपने चैप्टर में भी बात करी भाई इसकी। विशिष्ट कार्यों के आधार पर प्रमुख पतन कौन से हैं? विशिष्ट कार्य जो मुख्य, जैसे तेल पतन है, जहाँ से तेल का आदान प्रदान व्यापार के लिए ले जाया जाता है। ये विशेष रूप से तेल के प्रसंस्करण और शिपिंग का कार्य करते हैं, जैसे वेनेजुएला का माराकाइबो, लेबनान का त्रिपोली। ये दोनों नाम याद रखना भाई, तेल पतन है। विश्राम पतन, जो विश्राम, हाँ, ये वह स्थान है जहाँ जहाज ईंधन भरने, पानी लेने और खाद्य सामग्री के लिए रुकते हैं, जैसे अदन, होनोलुलु और सिंगापुर। ये भी समझाया मैंने अपने चैप्टर में। होनोलुलु ये मैंने मैप में भी बताया भाई। पैकेट स्टेशन की बात करें, छोटी दूरियों के लिए यात्रियों और डाक को ढोने का कार्य करते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार डोवर और कैलिस है। इसके बाद में बात करें आंत्रपोपतन। आंत्रपोपतनी ये वे केंद्र है जहां विभिन्न देशों से माल पुनः निर्यात के लिए लाया जाता है, जैसे सिंगापुर और रोटरडम आ जाता है। निष्कर्ष बात करें तो पतनों की कार्यक्षमता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। आधुनिक समय में कंटेनरीकरण ने इन प्रवेश द्वारों की कार्यप्रणाली को और अधिक तेज और कुशल बना दिया है। इस तरीके से आपका पास ये प्रश्न भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों की संभावनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देखो, भारत एक तेजी से बढ़ता देश है जहां ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय स्रोत एक बेहतर विकल्प होता है। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है अपनी, तो जितनी जनसंख्या होगी उतनी सामग्री चाहिएगी, उतनी बिजली चाहिएगी। तो इसमें बताएं तो भारत क्या है, इसमें बात कर लेते हैं। रे हाँ, सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां साल भर सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में फोटोवोल्टिक तकनीक के माध्यम से बिजली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, ये करना जरूरी है। पवन ऊर्जा की बात करें, भारत का तटीय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में पवन चक्कियों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। भारत दुनिया के शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादकों में से एक होता है। इसके बाद में बायो ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ जैविक कचरे, पराली और पशु अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की बहुत गुंजाइश है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके बाद भूतापीय और ज्वारीय हिमालयी क्षेत्रों में गर्म झरनों और तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरों से ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। निष्कर्ष, यह स्रोत प्रदूषण रहित और अक्षय है। यदि तकनीक और विनिवेश को बढ़ाया जाए तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल पर निर्भरता को कम कर सकता है। बढ़िया बातें हैं, प्रश्न बहुत ही शानदार चल रहे हैं अपने। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। इसके बाद में बात करें अथवा में क्या लिखा है। इसके अथवा में भारत में नगरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो अभी कर देते हैं विश्लेषण। हाँ, भारत में तीव्र नगरीकरण ने आर्थिक विकास तो बढ़ा किया, आर्थिक विकास तो किया, लेकिन कई गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों को भी जन्म दे दिया है भाई। हाँ, बात करें तो वायु प्रदूषण की। सबसे पहले तो शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही है। दिल्ली की हालत यही है फिलहाल। जल संकट और प्रदूषण, नगरों में जनसंख्या के दबाव के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। साथ ही घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को सीधे नदियों में बहाने से यमुना और गंगा जैसी नदियां प्रदूषित हो रही है।
अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो शहरों में कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने के से कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं जो भूमि और वायु को प्रदूषित करते हैं। टाप द्वीप की बात करें तो कंक्रीट के जंगलों और हरियाली की कमी के कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक रहता है। बिल्कुल सही बात है। झुग्गी बस्तियां, अनियंत्रित नगरीकरण से मलिन बस्तियों का विस्तार होता है जहां साफ सफाई और शुद्ध पेयजल का अभाव रहता है, ये हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 आएगा मानचित्र से संबंधित। मानचित्र की बात करें तो आपको देखो केप टाउन भरना है, टोक्यो भरना है, पर्थ भरना है, लंदन भरना है। तो पहले तो विश्व के मानचित्र में ये अंकित कर लेते हैं भाई। तो चलो मैं दिखाई देता हूँ क्या है केप टाउन, टोक्यो, पर्थ और लगते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बात करें तो आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे, ये रहा। सबसे पहले बात करें तो क्या है आप लोगों के पास, देखें तो आता है केप टाउन। तो केप टाउन आपके पास, आपको पता है साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका कहाँ मिलेगा, साउथ अफ्रीका मिलेगा, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका नीचे नीचे है। तो इसमें केप टाउन ये रहा, देखो ये रहा, यहाँ पे आपको केप टाउन दिखा देना है। तो लिख दोगे, बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे भाई, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टोक्यो दिया हुआ है। तो टोक्यो आपको जापान में मिलेगा। जापान कहाँ पे है, जापान आते हैं, चलो इधर चलते हैं, चीन की तरफ चलते हैं। जापान कहाँ पे, हाँ भाई जापान आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा जापान। तो यहाँ पे आएंगे तो टोक्यो ये रहा आप लोगों के पास, टोक्यो है ना। मैं दिखाऊंगा अभी विश्व का मैं पूरा, आप तो बड़ा करके दिखा दिए सर, हम कैसे करेंगे ना, वो सारी बातें बताऊंगा अभी, चिंता मत करो। टोक्यो हो गया। इसके बाद में क्या है, पर्थ। तो पर्थ मैंने आप लोगों को अपने उस क्लास में भी समझाया था, जो मैप वाली पढ़ाई थी, कहाँ पे है सर वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ कहाँ पे, ये रहा पर्थ। तो यहाँ पे दिखा देना ऑस्ट्रेलिया में पर्थ। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ लंदन। लंदन कहाँ पे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ मिलेगा, इंग्लैंड मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका के ऊपर की तरफ चलेंगे तब मिलेगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका कहाँ गया भाई, ये रहा। तो इंग्लैंड आपके पास, ये देखो ये जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे किंगडम, ये आपके पास यूनाइटेड किंगडम। लंदन क्या देख दिया हुआ है भाई, उसमें देख तो लूँ मैं, लंदन दिया हुआ। तो ये रहा आपके पास लंदन, है ना, ये रहा। तो ये जो क्षेत्र है, अब आपको मैप में कैसे दिखाना है कि सर वहाँ पे हमारे पास इतना फैला फैला के थोड़ी देखेंगे हम। हाँ आप फैला फैला के नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा करने का तरीका, बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत करो। आपके पास बिल्कुल ऐसा आना है। तो ऐसा आएगा। तो देखो केप टाउन तो ये रहा, पर्थ ये रहा, जापान में टोक्यो यहाँ पे दिखा देना, और इंग्लैंड में लंदन यहाँ पे दिखा देना। तो बस हो गए। अब ऐसे दिखा दोगे, लाइन यहाँ पे लग गई तो भी सही है, लाइन यहाँ पे नहीं लग के यहाँ पे दिखा दिए ना आप लोग तो भी सही है, कोई नहीं गलत करने वाला है। केप टाउन यहाँ पे ऐसे कर दिए तो भी सही है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पर्थ ऐसे कर दोगे तो भी सही है। इस तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो भारत में मानचित्र कार्य भारत से संबंधित है भाई। क्या है, खेतड़ी, झरिया, रानीगंज और नेवेली, ये चारों अपन भारत के मैप में अंकित और कर लेते हैं। तो भारत में कहाँ पे, चलो तो भारत का मैप ये रहा आप लोगों के पास, है ना। भारत का अलग से दिया जाएगा आप लोगों को ना, तो ऐसे भारत के मैप में अपन अंकित कर देते हैं। मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले खेतड़ी। खेतड़ी आप जानते हो कहाँ है, राजस्थान में, झुंझुनू में है। तो खेतड़ी ये रहा अपने पास। जयपुर, जयपुर यहाँ पे दिखाया गया है आप लोगों को ना, जयपुर यहाँ पे दिखा दिया। तो जयपुर के आसपास से यहाँ पे आप झुंझुनू दिखा दो ना, यहाँ पे झुंझुनू दिखा दो और खेतड़ी यहाँ पे कर दो, तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आएगा आपके पास झरिया। झरिया कहाँ, झारखंड में, है ना। तो झारखंड कहाँ, यहाँ जमशेदपुर के आसपास, यहाँ से झरिया है, तो यहाँ पे दिखा दो। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है रानीगंज। रानीगंज कहाँ पे है, रानीगंज भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल कोलकाता, तो यहाँ पे रानीगंज दिया हुआ है ना, यहाँ पे रानीगंज कर दो। इसके बाद में आपके पास बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया हुआ नेवेली। नेवेली कहाँ है, नेवेली है आप लोगों के पास तमिलनाडु में। तमिलनाडु ये क्षेत्र होता है ना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ करके इस क्षेत्र में आप नेवेली दिखा देना। इस तरीके से आपका मानचित्र कार्य भी कंप्लीट हो जाता है। और आपका जो पेपर नंबर 3 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पेपर नंबर 3 कंप्लीट होने का मतलब है हमने अपने जियोग्राफी यानी भूगोल के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार जो परिणाम देने वाले हैं वो क्वेश्चंस है, वो सारी बातें हमने पढ़ ली है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट पेपर में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।